नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली लाइन के डेली डिस्कशन के साथ। और डेली डिस्कशन में आज चर्चा करेंगे बंगाल की। बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में किस तरीके से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है या बना सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। मौजूदा अगर रेट्रो एनालिसिस की बात करें, नंबर्स की बात करें, सीटों की बात करें तो 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं लोकसभा की, और 22 सीटें जो है वो AITC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास है। 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जिसमें एक सीट पर अधीर रंजन चौधरी हैं और एक और कांग्रेस के पास सीट है। तो ये मौजूदा स्थिति है। विधानसभा की अगर बात कर लें तो 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 38% वोट शेयर है, और बाकी की जो सीटें हैं वो लगभग AITC के साथ हैं, 48% वोट शेयर के साथ में। लेकिन इस बार दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरीके से पराजित कर सकती है, या जो ममता बनर्जी की जो नंबर्स हैं बंगाल में वो बहुत ज्यादा नीचे आ सकते हैं, वोट शेयर भी डाउन हो सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार बंगाल में खेला होबे कि ना होबे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी जुड़े हुए। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंगाल में खेला हुए कि ना हुए? बंगाल में बिल्कुल इस बार कुछ अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। जो तमाम लोगों से वहां पर बात हुई है और जो तमाम सर्वेज भी आए हैं शुरुआती दिनों में और चुनाव के दरमियान भी, अब 2 चरण वहां पर बचे हैं, तो वहां पर कई नई एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो आप देखिए कि क्रमशः 2014 से भाजपा 2 सीटों पर जीतती है, 19 में 18 सीटें, और अब ऐसा माना जा रहा है कि वोट शेयर अगर विधानसभा को भी देख लिया जाए, बीते जो विधानसभा हुए थे और इस दौरान जो कांग्रेस और ममता बनर्जी का तालमेल नहीं हो पाया, उसके बाद से तमाम लोगों से जब बात की गई तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि इस बार 26 प्लस, यानी वो 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वोट शेयर लगभग 40% भाजपा इस बार वहां पर ला सकती है। तो बीजेपी वहां पर क्रमिक विकास के दौर में चल रही है। मतलब वहां पर एक अलग तरह का नैरेटिव बना है, पोलराइजेशन वहां एकदम क्लियरली विजिबल है, देखा जा रहा। ममता बनर्जी लगातार स्लाइटली उनका वोट शेयर कम हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और इसीलिए आप देखिए कि वो पूरी तरीके से डेस्परेट है कि बंगाल को उनको बचाना है, क्योंकि उनको पता है दिल्ली में उनको एक्सेप्टेबिलिटी उनकी है नहीं। वो इसीलिए इंडिया गठबंधन में बाहर से काम कर रही हैं, क्योंकि उनको बंगाल बचाना, उसके लिए वो कांग्रेस से भी वहां पर लड़ रही हैं। तो उनकी डेस्परेटनेस वहां पर दिख रही है, और बीजेपी को मुझे लगता है वहां पर होप है, चांसेस हैं, 40% वोट शेयर लोकसभा चुनाव में आने की संभावना है। और लगातार बीजेपी का जो वोट शेयर है और जो सीट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है। आप विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, 77 सीटें हैं, 38% वोट शेयर है। आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, लगातार उनका 2014 में वो 2 सीट मात्र जीत पाए थे, और अचानक से वो इतना लंबा जंप मारा, सीधे 2 से लेकर के 18 सीटें, 16 सीटें एड ऑन की, और दोगुने से भी ज्यादा 14 के मुकाबले वोट शेयर इनका एक तरीके से बढ़ा। इसके बाद अभी जो 24 का चुनाव चल रहा है, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। बाकी के जो CPI और CPIM के जो दल हैं वो कांग्रेस के साथ जरूर है। लेकिन बंगाल में जो मुद्दों की जब बात होती है, जैसे संदेश खाली का मुद्दा है, जो अभी ताजा मुद्दा चल रहा है, OBC रिजर्वेशन जो अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, ये मुद्दा है, और तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी एक मौके के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। अभी गृह मंत्री अमित शाह का भी हम लोगों ने बयान देखा कि किस तरीके से वो कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे हैं कि देखिए, हाईकोर्ट का आदेश भी ममता बनर्जी नहीं मान रही हैं। आप ये सारे एलिमेंट्स तो आप, लेकिन इस चीज को भी आप नजर रखिए कि बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां पे कुछ हिस्सों में 34-35% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ममता बनर्जी के वो एसेट्स हैं, उन्हीं के दम पे पिछले 13 सालों से वो वहां पर सत्ता में है, सत्ता विरोधी लहर है वहां पे। बीजेपी के लिए मौजूदा समय में बंगाल एक आदर्श स्टेट बन रहा है जहां पे उसके पास होप है, क्योंकि वहां पे पोलराइजेशन क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल दिख रहा है। और इसीलिए देखिए 14 से लेके 24 तक में भाजपा ने क्या जंप लिया है। लेफ्ट से वहां पे नाराजगी लोगों के बीच में एक लंबे समय के बाद, कांग्रेस
से ही AITMC बनती है, वहां पे कांग्रेस वहां खत्म हो गई। तो वहां पे विकल्प के तौर पर भाजपा बहुत तेजी से उभरने वाली पार्टी है और उसका लाभ मिल रहा है। कुछ एलिमेंट्स आप देखिए, जो मुद्दे हैं, भाजपा संदेश खाली को उसने भुनाया, बहुत अच्छे से भुनाया। रिजर्वेशन ओबीसी का जो कैंसिल किया, लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए, CA NRC। ममता बनर्जी समटाइम्स अब खुद खुल के कह रही कि हाई कोर्ट के इस फैसले को हम नहीं मानते, CA NRC को कहती है हम लागू नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो वो सिर्फ एक खास तबके, खास वर्ग को मैसेज देने के लिए कर रही हैं। वहां से उनकी तरफ से साफ अपीजमेंट दिखता है, साफ साफ तुष्टिकरण दिखता है, क्योंकि उनको पता है कि उसी वजह से वो बंगाल में सत्ता में है। अगर वो उनको नहीं पूछेंगी तो कांग्रेस वहां पर विकल्प अच्छा, है, वो दूसरी तरफ भी चल रही हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जय श्री राम का नारा देती है, तो वो बंगाल में जय दुर्गे माँ शुरू कर देती हैं, उसके अराउंड अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देती हैं। भाई उन पे लगातार आरोप भी तो ही लगते रहे पिछले 13 सालों से कि जब भी दुर्गा पूजा होती है तो शोभा यात्राओं की परमिशन नहीं मिल रही है, हमले हो रहे हैं। वहां पे सेंट्रल फोर्सेस और लोकल कोलकाता के बीच में आपस में पुलिस में दिक्कत होती है। अभी गवर्नर का मामला चल ही रहा है, बंगाल के गवर्नर और सरकारों के बीच में। ठीक बात। तो वहां पर ममता बनर्जी खुल करके लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर वो यहाँ चूकेंगी, जिस तरह उनका ग्राफ गिर रहा है, तो कांग्रेस भी विकल्प है वहां पे, लेफ्ट भी विकल्प है, और भाजपा तो बहुत तेजी से आ रही है। यानी वो फिर नीचे दब जाएंगी, और इसीलिए एकदम बाउंस बैक करने के लिए वो खुल करके अपीजमेंट, साफ दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं वो किसके लिए हैं और क्यों कह रही हैं। तो ये मुझे लगता है बीजेपी के लिए वहां पे अच्छा, एक चीज, चूंकि वहां का जो हिंदू मुस्लिम का रेशियो है वो बहुत मतलब बहुत मार्जिनल डिफरेंस है दोनों में, और तमाम सारी सीटों पर तो इवन मुस्लिम्स ज्यादा हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी क्या एक स्पेस अपना क्रिएट करने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये उसकी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स से मैच करता है बंगाल एकदम? क्योंकि हमेशा से भाजपा पर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंदुत्व की बात करती है और सीधा उनका हार्डकोर अपना एक एजेंडा है। एब्सोल्युटली। तो क्या ये एजेंडा बंगाल में काम करेगा? वो भी तब जब हमेशा से एक जबरदस्त अपोजिट फोर्स रहेगी बंगाल में। हमेशा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स वहां पर डाउन हो जाएंगे या उनकी संख्या कम हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल, आप देखिए, तीसरा सबसे बड़ा लोकसभा सीटों के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और उसके बाद बंगाल आता है। 42 सीट्स है वहां पे, और वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी समटाइम्स, और प्लस बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे CA NRC का भी इफेक्ट है। माइग्रेशंस बांग्लादेश वाला, वो भी एक बड़ा इशू रहता है। तो वहां के जो हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी है, उनके बीच में ये बड़ा सब्जेक्ट है कि भाई हमारी बातें सुनने के लिए कौन है? इन सबकी तो बातें लोग सुन रहे हैं, हमारी बात सुन। इसीलिए बीजेपी का राइज वहां पर देखिए बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि राम मंदिर सेटल हो गया, 370 सेटल हो गया, तमाम बातें सेटल हो गई। तो आपने जो कहा ना कि एक आदर्श स्टेट बीजेपी के लिए, क्योंकि वो चीज कभी अब थमने वाली है नहीं। बांग्लादेशियों का माइग्रेशन बना रहेगा, CA NRC सब्जेक्ट बना रहेगा, अभी वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेशन बना ही वहाँ पे है। अब हिंदुओं वाली बात जो है वो बनी। तो अगला जो मुझे लगता है कि जो सबसे मजबूत भाजपा का गढ़ होने वाला है, जिस पर वो काम कर रही है, वो बंगाल है। उड़ीसा भी पास का स्टेट है, देखिए वहां भी भाजपा बहुत तेजी से राइज कर रही है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में सेचुरेट हो गए, इधर सेचुरेट हो गए, यहाँ पे सीटें कम हो रही हैं, तो कहीं और से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर वही सबसे बड़ी वजह है, बांग्लादेशियों का जो माइग्रेशन, ओपन फील्ड है, CA NRC, मुसलमानों का एक बड़ा प्रभाव, जिसकी अपीजमेंट की लगातार बातें कहती गई हैं, संदेश खाली जैसे मुद्दे। तो ये सब सूट कर रहा है बीजेपी को वहां पे। और जो हिंदू पॉपुलेशन जो है, जो इतने सालों, 13 सालों से इधर, फिर लेफ्ट की सरकार थी, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी अधिकारों, हमारी बातों को दबाया गया है, वो मुझे लगता है रिएक्ट कर रहे हैं अब। एक और सवाल, शुरुआत में जब इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ तो ममता बनर्जी ने भी ये सवाल उठाया था, बंगाल जैसा एक छोटा स्टेट, अगर यूपी से कंपेयर करें, जस्ट हाफ सीटें, 2 ज़्यादा, 42 सीटें बंगाल में, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। यूपी में भी 7 चरणों में मतदान हो रहा है, बंगाल में भी 7 चरणों में मतदान हो रहा है।
ये जो इलेक्शन कमीशन जो डेट्स ने डिसाइड की बंगाल में इस बार, और इससे पहले शायद हुआ कभी नहीं, इतना लंबा चुनाव बंगाल में कम से कम नहीं हुआ, क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? और ये 7 चरणों में अगर चुनाव हुआ बंगाल का, 2 चरण अभी बाकी हैं, 5 चरण हो चुके हैं, एक मेरे ख्याल से आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा छठे चरण के लिए, और परसों वोटिंग है उसकी। बंगाल में ये ज्यादा फेजेस में इलेक्शन कराने का फायदा ज्यादा किसको होगा, टीएमसी को या बीजेपी को? देखिए, ये वैसे तो ये चुनाव आयोग का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि कब कहाँ कैसे करे, फोर्स की अवेलेबिलिटी के आधार पे, संवेदनशीलता के आधार पे कई मुद्दे होते हैं। लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है। ये विपक्ष यही कह रहा है कि भाई 7 चरणों में क्यों कराया गया, सेंट्रल फोर्सेस की लगातार मौजूदगी में कराया जा रहा है। तो भाई देखिए, जिसकी सरकार रहती है उसका तो प्रभाव रहता है सब जगह। भाजपा के लिए भाई वहां पर लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में द्वंद्व बना हुआ है, चाहे गवर्नर हाउस के जरिए बना हुआ है। वहां पे ईडी सीबीआई जाती है तो पीट दिए जाते हैं, वहां पे मार दिए जाते हैं। सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारियों को वहां पर बंधक बना लिया जाता है। एक बार मुझे याद है कि बंधक बना, सीआरपीएफ के लोगों को बंधक बना लिया गया था वहां पे, जब कोई एक जांच चल रही थी। फिर वहां के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया था। तो ऐसे स्टेट में जहां पे इतना ज्यादा प्रभाव है, आपसी लड़ाई है केंद्र और राज्य की और फोर्सेस की, अशांति जैसा माहौल है वहां पे, तो ये आयोग का अपना एक तरीके से रहा होगा कि भाई वहां पर हम पॉकेट्स में लंबे चरणों में कराएंगे ताकि हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस की अवेलेबिलिटी बनी रहे। पॉकेट्स में कराएंगे ताकि ढंग से कराया जाए, शांति बनी रहे, अव्यवस्था ना हो। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि साहब ये डरा धमका करके इतना फोर्स लगा दिया जा रहा है बूथों पे कि उनके जो वोटर्स हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है, लौटा दिया जा रहा है, चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये अलग अलग मुद्दे हैं, सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं। लेकिन अभी बंगाल आबादी के लिहाज से, कंस्टिट्यूएंसी के लिहाज से देखिए, बिहार और बंगाल वहां पर दोनों में 7-7 चरणों में हो रहा है। तो कुछ हद तक तो ये सेटिस्फाई किया जा रहा है कि भाई देखिए बिहार में भी वही हो रहा है। लेकिन विपक्ष के आरोप हैं कि साहब हमारे नहीं, ये भी आरोप लग रहे हैं अभिषेक जी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां वहां पूरा मौका उसको मिला है चुनाव लड़ने का। और आखिरी चरण में हरियाणा का लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे भाई जाट जो है नाराज हैं, खिलाड़ियों वाला जो मामला है, किसानों का जो मामला है उससे, इसलिए वहां पर 7वें चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कमजोर हैं यानी दूसरा उनका विपक्षी पार्टी बहुत मजबूत है। हाँ। तो वहां पर यानी टकराव की संभावना है, वहां अशांति की संभावना है, वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। इस लिहाज से चुनाव आयोग की हो सकता है अपनी ये सोच रही हो, लेकिन आरोप अगर उनकी तरफ से लग रहा है तो भाजपा की तरफ से भी आरोप लगता है कि अगर हम लोकल अगर सेंट्रल फोर्सेस नहीं लगाए जाएंगे तो वहां पर दिक्कत होगी। अभी बंगाल में ही शायद इलेक्शन हुए थे लोकल, वहां पे सारे बक्से सब लोग लूट ले गए थे वहां पे। तो दोनों ही पक्ष है। लेकिन चुनाव आयोग को मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक सभी जगह अब तक बिना किसी न्यूसेंस के चुनाव कराया है तो मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्तर यह है कि इसी वजह से सेंट्रल फोर्सेस और लंबे चरणों में चुनाव कराया गया है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के बंगाल में इस बार मामला कांटे का है, ना केक वॉक ममता बनर्जी के लिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होगा कि एक जमी जमाई प्रदेश की सत्ता को इस तरीके से उखाड़ फेंकना या यूं कहें कि उसको हरा देना, खास तौर पर लोकसभा के इस चुनाव में, वो भी तब जब 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे मीडिया हाउस इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में रहने वाली है बंगाल में, और वो बात कहीं ना कहीं जब नतीजे आए तो वो सच साबित हुई। तो कुल मिलाकर के इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव साइन क्या सच में एक विक्ट्री में कन्वर्ट हो पाएंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बंगाल में कौन बाजी मारेगा, कौन ज्यादा सीटें लेकर के आएगा? आपको जो भी लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो, हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिए। न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।